नमस्कार दोस्तों। इंदौर की सोनम रघुवंशी की कहानी अब तक आपको पता चल ही चुकी होगी। अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग बाकी है, लेकिन फिलहाल हम उसी को सच मान लेते हैं जो कुछ अब तक पुलिस ने बताया है। मैं कोई क्राइम रिपोर्टर तो हूं नहीं कि इस खबर के जरिए आपका एंटरटेनमेंट करूं और टीआरपी बटोरूं। इसलिए ये मानते हुए सीधा मुद्दे पर आ जाता हूं कि हमारा समाज बहुत ही बीमार समाज है और सोनम जैसे केस उस बीमारी के लक्षण हैं। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस बीमारी की जड़ को पहचानें ताकि इलाज सही तरीके से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं उस बहुत ही कॉमन बात से जो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर सोनम को राजा रघुवंशी से शादी नहीं करनी थी और वो अपने पापा की फैक्ट्री में काम करने वाले एक एम्प्लॉय से प्यार करती थी तो उसे अपने घर वालों से ये सब साफ साफ कह देना चाहिए था, या फिर राजा रघुवंशी से ही कह देना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा हो सकता तो बहुत अच्छा रहता। न तो उस नौजवान की जान जाती और न इन सब लोगों को इस तरह जेल, पुलिस और कचहरी के चक्कर में जिंदगी खराब करनी पड़ती। लेकिन पहला सवाल यही आता है कि हमारे भारत देश में, खासकर हिंदी पट्टी के शहरी मिडिल क्लास में, कितनी लड़कियां शादी और लव अफेयर को लेकर अपनी चॉइस के बारे में अपने परिवार को सब कुछ खुलकर बता पाती हैं। कितनी लड़कियां उन लड़कों से ये सब कहने की हिम्मत जुटा पाती हैं जिनके साथ उनके घर वाले सगाई और शादी की बात चला रहे होते हैं। और केवल लड़कियां ही नहीं, जरा लड़कों के बारे में भी सोचिए कि कितने लड़के खुलकर ये सब अपने घर वालों से बोल पाते हैं। आखिर कितने लड़के लड़कियां इस देश में पूरी तरह अपनी मर्जी से अपने प्रेमी से या प्रेमिका से शादी करते हैं और इसके लिए घर वालों से बगावत तक करने को तैयार हो पाते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जरिए भारत सरकार को 2019 से 2021 के बीच में जो रिकॉर्ड्स पता चले, उसके मुताबिक भारत में केवल 11.6% लोग ही अपनी मर्जी से शादी करते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे इलाकों में यह आंकड़ा 10% का भी नहीं है। सोनम के केस के बाद बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब तो शादी करने में डर लग रहा है। तो ज़रा सोचिए कि प्यार करने वाले नौजवान ऑनर किलिंग की खबरों से डरकर अपने घर वालों से कितनी बातें छुपाते होंगे। तमाम एनजीओज, मीडिया और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 20-25 सालों में हर साल कम से कम 100-150 ऑनर किलिंग के मामले सामने आते हैं और ज़्यादातर मामलों की तो पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं होती। बहुत सारे मामलों में तो अगर नौजवान अपने घर वालों से अपने लव अफेयर के बारे में चर्चा करते हैं तो उन्हें भले ही जान से न मारा जाता हो, लेकिन या तो उनके साथ मारपीट होती है, या उन्हें ज़बरदस्त डांट पड़ती है, या उन्हें ताने दे देकर उनका मेंटल टॉर्चर किया जाता है और फिर उन्हें इज्जत और समाज का हवाला देकर चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के सर्वे बताते हैं कि देश की करीब 75% लड़कियां और करीब 60% लड़के अपने घर वालों को अपने लव अफेयर के बारे में कोई हिंट तक देने की हिम्मत नहीं कर पाते। भारत के सारे नौजवानों में से केवल 10 या 15% ही ऐसे होते हैं जो खुलकर अपनी बात कह पाते हैं, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा बहादुर होते हैं केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ ही राज्यों के लड़के लड़कियाँ। केरल में तो करीब 55% लड़के लड़कियाँ अपनी मर्जी से लव मैरिज करते हैं। हिंदी पट्टी के राज्यों में इतनी हिम्मत करने वाले नौजवानों की संख्या बहुत कम है और सोनम जैसी लड़की इतनी हिम्मत कर पाई होगी, ये कहना मुश्किल है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी वजह से वो अपने मन की बात खुलकर कह नहीं पाई और उसकी शादी मजबूरी में हुई, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो किसी बेगुनाह लड़के को इस तरह साजिश करके मार देगी? क्या ऐसा करना सही है? क्या वो कुछ और नहीं कर सकती थी? क्या बाकी लड़के लड़कियां एडजस्ट नहीं करते हैं? चलिए अब इस सवाल के जवाब पर बात कर लेते हैं। भारत में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो जिंदगी में जो मिलता है उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। उनकी अपनी कोई खास चॉइस नहीं होती, जिंदगी के कोई अलग सपने नहीं होते। उनका परिवार, समाज और सरकार जो माहौल उन्हें दे दे वे उसी को अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सब ऐसे नहीं होते। NFSH 5 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 10 से 12% शादियां परिवार के दबाव या मजबूरी में होती हैं। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि ऐसे मजबूर लोगों में से करीब 39% नौजवानों में सीरियस मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन या सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन के लक्षण देखने को मिलते हैं। इनमें से करीब 15% बर्नआउट, PTSD या खुद को ख़त्म कर लेने के विचार से परेशान रहते हैं। ब्रेक थ्रू इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि मजबूरी में शादी करने वाली 45% महिलाएं निराशा का जीवन जीती हैं और 60% पुरुष दूसरी महिलाओं की तरफ आकर्षित होते रहते हैं। इस चक्कर में करीब 15% लोगों के बीच फिजिकल या वर्बल वायलेंस यानी मार पिटाई और गाली गलौज का व्यवहार चलता रहता है।
हाँ, लव अफेयर के चक्कर में डिससेटिस्फैक्शन के चलते पति पत्नियों के बीच हत्या के मामलों का कोई स्पेसिफिक डेटा तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास नहीं है, लेकिन उनके पास यह आंकड़ा जरूर है कि भारत में हर साल करीब 350 पति और 250 पत्नियां किसी न किसी कारण से अपने लाइफ पार्टनर की लाइफ खत्म कर देते हैं। सोनम रघुवंशी का केस भी इनमें से एक माना जा सकता है। यानी ये कोई अकेला केस नहीं है, बल्कि भारत में हर साल ऐसे सैकड़ों केसेस होते हैं। बस मारने के तरीके अलग होते हैं, कोई सांप से कटवा कर मारता है तो कोई हनीमून के बहाने, लेकिन कॉज ऑफ किलिंग ऑलमोस्ट सेम रहती है। अपनी बात को खुलकर ना कह पाना या कहने पर अपमानित किया जाना, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाना और एक मजबूरी का जीवन जीने के लिए फोर्स कर दिया जाना। अब यहाँ पर एक तीसरा सवाल आ जाता है कि माना सबको अपना अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन घर वाले इतना तो देखते ही है ना कि जैसे आप अपना जीवन साथी चुन रहे हैं वो आपकी बराबरी का है भी या नहीं। अपने बच्चे या बहन भाई की भलाई के लिए इतनी कन्फर्मेशन तो होनी ही चाहिए ना। इसका जवाब है कि हाँ, कन्फर्मेशन तो होनी चाहिए। किसी भी सभ्य परिवार के लिए अपने बच्चे को किसी हत्यारे, बेईमान, घोटालेबाज, दंगाई या रेपिस्ट टाइप के व्यक्ति के साथ शादी करते हुए देखना तो बहुत मुश्किल है। हालांकि लव मैरिज को सपोर्ट करने वाले कई लोग कहते हैं कि हमारे देश का संविधान 18 साल के बच्चे को इतना मैच्योर मानता है कि वो ये तय कर सके कि उसके देश, प्रदेश या शहर और गांव को अच्छे तरीके से चलाने के लिए कौन सा नेता बढ़िया रहेगा। इस आधार पर माता पिता को 18 साल से ऊपर के अपने किसी भी बच्चे के बारे में ये सोच ही लेना चाहिए कि वो अपने लाइफ पार्टनर या प्रेमी प्रेमिका का चुनाव भी ठीक तरह से करने की समझ रखता है, और इसीलिए माँ बाप को उसकी चॉइस में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। बच्चे खुद देख लेंगे कि उनका पार्टनर कैसा हो। इस तर्क के बहाने हमें अपने समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई पता चलती है, वो ये कि हमारे समाज के ज़्यादातर लोगों में सही पॉलिटिकल समझ है ही नहीं। वे तो इलेक्शंस के समय कैंडिडेट की जाति, उसका धर्म, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन देखकर वोट देते हैं और अपने बच्चों को भी अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट देने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। इस चक्कर में कैसे कैसे नेता पंचायत और विधानसभाओं से लेकर लोकसभा तक में जाकर आसन जमा लेते हैं वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि हर 5 साल में वोट डालने का मौका मिलता रहता है, लेकिन देश के ज़्यादातर लोगों की डेमोक्रेटिक अवेयरनेस बहुत ही ख़राब होने के कारण हम एक लंबे समय से लापरवाह सरकारों और भ्रष्ट नेताओं को झेलते चले आ रहे हैं। तो खैर, खराब पॉलिटिकल समझ रखने वाले ये माता पिता अपने बच्चों की शादी करते समय भी बराबरी के नाम पर जाति, धर्म और संपत्ति को तौलते हैं, जबकि नौजवान चाहते हैं कि उनके होने वाले पार्टनर्स में प्रॉपर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हो, उनके साथ उनका अच्छा कम्युनिकेशन हो और वे एक दूसरे की स्वतंत्रता की कद्र कर सकें। दोनों जनरेशन्स की सोच में फ़र्क होने के चलते उनकी चॉइस में भी फ़र्क होता है और इस चक्कर में उनके बीच क्लैशेस होते रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कई मायनों में अपने पेरेंट्स के मुकाबले प्रोग्रेसिव रहने वाले ज़्यादातर नौजवान भी सही पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के मामले में अपने पेरेंट्स की ही तरह डाउन हैं और कई बार तो वे उनसे भी गए गुजरे साबित होते हैं। इसका असर इनकी लव लाइफ पर और अपना परफेक्ट मेट चुनने के प्रोसेस पर भी पड़ता है। कई लड़के लड़कियां परिवार और समाज से विद्रोह करते समय बहुत जल्दी में होते हैं। वे असहज होते हैं और सही रिश्ता कायम करने की बुनियादी ज़रूरतों से अनजान होते हैं या भावुकता में उसकी अनदेखी करते हैं, जिसके चलते उनकी चॉइस भी आगे चलकर गलत साबित होती है और वे भी अरेंज्ड मैरिज करने वालों जैसी ही कंडीशन में पहुंच जाते हैं। उनके भी झगड़े किचकिच रोज़ की बात बन जाते हैं और बहुत सारे लोगों को ये कहने का मौका मिल जाता है कि लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं रहती। हालांकि ऐसा कहने वाले अरेंज्ड मैरिज के उन एस्पेक्ट्स पर कभी बात ही नहीं करते जो मैंने इस वीडियो में आपके सामने रखे हैं। अब यहाँ पर आपका अगला सवाल आ सकता है कि माना मजबूरी में शादी कर ली तो क्या कत्ल करना ज़रूरी था, तलाक नहीं दे सकती थी? जवाब में मैं यही कहूँगा कि न तो कत्ल करना ज़रूरी था, न जायज़ था, न ये कोई अच्छी बात है और न ही इसका पक्ष लिया जा सकता है। इसके लिए तो सज़ा ही मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या तलाक लेना उतना आसान है जितना आप कह रहे हैं? अपने यहाँ तलाक को अभी भी बहुत बड़ा टैबू माना जाता है। 7 फेरों को 7 जन्म के बंधन से जोड़कर देखना हमारे यहाँ आम बात है। राजा रघुवंशी की बहन की एक रील भी वायरल हो रही है जिसमें वो इसी किस्म के शब्दों का इस्तेमाल भी करती दिख रही है। इससे आइडिया लगता है कि सोनम का संबंध जिस तरह के परिवारों से है वे भी भारत के ज़्यादातर परिवारों की तरह ट्रेडिशनल विचारों वाले परिवार ही हैं, जिनमें हस्बैंड वाइफ के झगड़ों को घर की 4 दीवारी से बाहर कोर्ट तक ले जाना आज भी बहुत मुश्किल हो पाता है। वैसे कोर्ट जाकर भी जल्दी ही कोई डिसीजन मिल जाए या साल 2 साल में फैसला आ जाए, ऐसा होना बहुत 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 मुश्किल होता है।
सोनम रघुवंशी मध्य प्रदेश की रहने वाली है और इस मध्य प्रदेश में साल 2023, 2024 और 2025 के पहले 2 महीनों में फैमिली कोर्ट में कुल मिलाकर केवल 7,106 मामले दर्ज हुए। औसत देखिए तो केवल 250 मामले ही हर महीने दर्ज होते हैं, लेकिन ये मामले सॉल्व कितने समय में होते हैं इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 28 फरवरी 2025 तक मध्य प्रदेश में कुल 66,789 ऐसे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। यानी हर महीने जितने केसेस आ रहे हैं उनसे करीब 250 गुना ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका कोई निपटारा नहीं हुआ है। पूरे भारत में ऐसे पेंडिंग केसेस की संख्या 7 लाख से ज़्यादा है। किसी में फैसला 5 साल में आता है, किसी में 10 साल में, तो किसी फैसले के इंतज़ार में इंसान की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। केस हाथ में लेते समय वकील ऐसे ऐसे दावे करते हैं कि जैसे पर्सनल इंटरेस्ट लेकर अगले 6 महीने में ही हमें तलाक दिलवाकर सारे झंझट खत्म कर देंगे, लेकिन पहले 6 महीने में तो कई बार वे हमारा बयान तक अदालत में दर्ज नहीं करवा पाते। कई वकीलों का इंटरेस्ट तलाक के केस में तब तक ही रहता है जब तक उन्हें इस बात की उम्मीद होती है कि तलाक होने पर दोनों में से कम किसी एक तरफ से उन्हें मोटा पैसा मिल जाएगा। अगर ये संभावना कमज़ोर होती है तो उनका ध्यान केवल केस को लंबे समय तक खींचकर हर तारीख पर अपनी फीस वसूलने में या बीच में कानून के किसी नीम हकीम को किसी न किसी नाम पर चढ़ावा कर अपना हिस्सा पाते रहने में लगा रहता है। अगर इस लंबे पीरियड में आपको किसी और से प्यार हो जाए, आप ज़िंदगी को कुछ अलग तरीके से आगे बढ़ाना चाहें, तो इन वकीलों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके उस प्रेमी या प्रेमिका के साथ ही गठबंधन करके आपको दोहरे तेहरे सदमे में पहुंचाकर आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं है कि सभी वकील ऐसे ही होते हैं, कुछ वकील बहुत कोऑपरेटिव भी होते हैं और वे अपने क्लाइंट के साथ अपने प्रोफेशनल रिलेशंस को बेहद ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रखते हैं। लेकिन अल्टीमेटली दूल्हा हो या दुल्हन, वकील हो या जज, होते तो सभी ऐसी बीमार समाज के प्रोडक्ट्स ही हैं ना। इसलिए कहीं ना कहीं गड़बड़ चलती ही रहती है। इस समाज में न तो प्यार करना आसान है, न शादी करना आसान है, और तलाक लेना तो शायद सबसे कठिन काम है। और फिर अगर तलाक हो भी जाए तब भी समाज तलाकशुदा लोगों को कोई बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखता, खासकर तलाकशुदा महिलाओं को। इस सब के चलते दिमाग में जो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है ना, वो कुछ भी ऊट-पटांग कदम उठवा सकती है। जो लोग बहुत स्ट्रांग विल पावर वाले होते हैं, जिनमें कूट कर पेशेंस भरा होता है, जिनका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है और जिनका वैचारिक पक्ष बहुत ही तर्कसंगत और जनवादी होता है, वे तो किसी अपराध की तरफ बढ़ने से रुक जाते हैं। लेकिन जिनके साथ ऐसा नहीं होता, वे कहीं ना कहीं किसी शैतानी सोच में ट्रैप हो जाते हैं और कोई जघन्य अपराध कर बैठते हैं। इसलिए सोनम जैसे केसेस में भले ही अदालत अपराधी को फांसी की सज़ा दे या फिर उम्र कैद, इससे आने वाले समय में ऐसे मामले रुकेंगे नहीं, बल्कि बढ़ते ही चले जाएंगे। ऐसे अपराधों को जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ खाद पानी देती हैं, जब तक उनमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं लाया जाता, तब तक हम और आप ऐसे तमाम अपराधों को अलग अलग रूप में देखने के लिए मजबूर रहेंगे। इस क्रांतिकारी बदलाव से बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा सीधा मतलब है कि मौजूदा पूंजीवादी सिस्टम की सर्जरी करके मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा के आधार पर एक कम्युनिस्ट समाज की स्थापना की जाए, जिसमें शादी करना या न करना पूरी तरह से नौजवानों का अपना खुद का फैसला हो, न कि उनके माँ बाप का। जिस समाज में जाति और धर्म, मालिक और नौकर, गरीब और अमीर जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही न हो कि जिसके आधार पर किसी रिश्ते में गैर बराबरी तलाशी जा सके। प्यार और आज़ादी पर टिके ऐसे एकनिष्ठ रिश्तों को बेहद आम बना देने के लिए हमें ऐसे समाज की स्थापना करनी है जिसमें शादी करते समय दुल्हन का गहनों से लदा होना और दूल्हे का तलवार या कटार हाथ में लेकर घोड़ी पर चढ़कर आना शान की बात नहीं, बल्कि पिछड़ेपन की निशानी और अपराध माना जाए। बल्कि ऐसा विचार भी किसी के मन में ना आए। जिस समाज में दहेज का लेन देन और शादी की बड़ी बड़ी दावतें केवल इतिहास की किताबों तक सीमित होकर रह जाएं, ऐसा समाज छोटे मोटे सुधारों से नहीं बल्कि क्रांति से ही बन सकता है। ये क्रांति भले ही आज मुश्किल दिखाई देती हो, लेकिन ये होकर रहेगी और हम सबकी खुशहाली का रास्ता इसी से होकर गुजरेगा। सोनम रघुवंशी जैसे मामलों में कोर्ट किसे क्या सजा देगा, इसमें हमारा शायद कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता, लेकिन स्त्री पुरुष के संबंधों को गहराई से समझने के लिए आप रंगना कमा का उपन्यास जानकी की मुक्ति ज़रूर पढ़ सकते हैं। इसे मंगाने के लिए आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्रांतिकारी बदलाव के लिए क्रांतिकारी विचारों का होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए समाज के ठोस सवालों पर सार्थक चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के ज़रिए हम और आप मिलकर इस चर्चा को आगे तक लेकर जाएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो ज़रूर कर लीजिए। शुक्रिया।